नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सूबे की सियासत से रूबरू कराते हैं। आज बात करेंगे बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन समारोह की, क्योंकि इसमें खुद बसपा मुखिया मायावती पहुंची तो ये काफी खास रहा। खास इसलिए भी क्योंकि इस मौके पर मायावती ब्राह्मणों को लुभाने की जितनी कोशिश कर सकती थी उन्होंने की, और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन समारोह के मौके पर मायावती ने जब लोगों को संबोधित किया तो सबसे ज्यादा फिक्र उन्हें सिर्फ ब्राह्मणों की थी और निशाना थी सूबे की योगी सरकार। वहीं लगे हाथ मायावती ने सूबे में अगले साल बसपा की सरकार बनाने का भी दावा कर डाला। तो वहीं बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो गई हैं। उस पर क्या कहा ओवैसी ने और मायावती ने, अपने भाषण में कौन कौन सी खास बातें कही, आज उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज मायावती सबसे पहले तो दलितों की बात करती नजर आई कि दलितों पर मुझे गर्व है और मुश्किल से मुश्किल वक्त में दलितों ने जिस तरह से साथ दिया, कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, यानी आज पूरी तरह से उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी। ब्राह्मणों पर भी उन्होंने ट्राई किया, उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले दलितों की बात। देखिए, मायावती ने क्या कहा इस पे तो मैं आऊँगा, लेकिन बहुत सारी एजेंसियां जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही हैं, डे टू डे यूपी के अंदर क्या सिचुएशन है, किस पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं नहीं आ रही हैं, वो लगातार 2-4 इस तरह की एजेंसियां हैं वो उस पर काम कर रही हैं। और लकीली हमें उसका एक्सेस मिला है, जिससे हमको समझ में आ रहा है कि भाई आखिर जो ABP सी वोटर का जो सर्वे आया तो उसमें सीटें मिल रही थी कितनी भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल रही थी 270 के आसपास, 100 के आसपास समाजवादी पार्टी और 30 के आसपास बसपा को। जो करंट जो चल रहा है मसला, उसमें बीजेपी के पास 320 सीटें आ रही हैं, 70 सीटें समाजवादी पार्टी और 20 के आसपास मायावती को मिल रही हैं। और मायावती दावा कर रही है सरकार बनाने का। अब आपने कहा कि भाई ये तो, और मैं आपको बता दूं, इस तरह के सर्वेज हर पार्टी जो सरकार बनाने में इच्छुक है, जो जैसे कि आम आदमी पार्टी है, वहाँ पे ऐसे ही 12th मैन की तरह खेल रही है अपना खेल, ट्राई कर रहे हैं कुछ टिकट इधर बेच दिया उधर बेच दिया। ओवैसी साहब हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे, भाई 100 सीट पे लड़ाएंगे, ये जीतेंगे वो जीतेंगे, लेकिन बसपा सपा और बीजेपी वो तो दावेदार में से हैं। तो इसलिए इस तरह के आंकड़े, इस तरह के सर्वे, इस तरह की चीज़ें, इस तरह का रिसर्च डेली बेसिस पे उनको मिलता है इलाके वाइज, हर इलाके में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होता चला जा रहा है इलेक्शन। अब ऐसे माहौल में मायावती स्वयं आई। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, इसका नाम तो शुरू में इन्होंने रखा था कि ब्राह्मण सम्मेलन। अयोध्या से शुरू हुआ, आज समापन हो गया, और ब्राह्मण आए नहीं। जब ब्राह्मणों की संख्या वहां पे नदारद होने लगी तो इन्होंने कह दिया प्रबुद्ध वर्ग। वीडियो में देख रहा था, वहां फर्स्ट रो से पीछे के रो तक हमें कोई प्रबुद्ध लोग तो नजर आए नहीं, हमें दिखे नहीं वैसे लोग जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हों यूपी के, बड़े बड़े इंजीनियर्स हों, बड़े बड़े सोशल वर्कर्स हों, वकील हों, नजर नहीं आए। कोई इतिहासकार नजर नहीं आया, कोई कलाकार नजर नहीं आया। प्रबुद्ध वर्ग तो ही होता है। दिखाने के लिए क्या था, तो कोई टोपी पहना हुआ, कोई कुछ वो पंडितों का एक शोकेस जैसे रामविलास पासवान जी अभी नहीं है, लेकिन वो बड़ा तिकड़म करते थे जब बिहार के चुनाव होते थे। ओसामा बिन लादेन की तरह दिखने वाला एक शख्स को अपने साथ लेकर के घूमते थे हेलीकॉप्टर पे। जहां कहीं भी वो मुस्लिम वोट पाने का वो तरीका होता था कि जहां कहीं भी रामविलास पासवान नजर आ रहे हैं, वो ओसामा बिन लादेन की तरह टोपी या दाढ़ी वगैरह पहन करके वो बगल में एक मौलाना जो है वो नजर आता था। तो वैसे ही कुछ ड्रेस व्रेस पहना करके आज मायावती ने जो है अपने फ्रंट रो में कुछ लोगों को रख दिया। फिर फर्स्ट रो के बाद से फिर वो नॉर्मल जो है वो भीड़ नजर आ रही थी। अब आपने जो सवाल किया, अब वहां पे आते हैं मायावती ने क्या कहा। मायावती ने कहा कि दलित हमेशा से हमारे साथ रहा है,
बहुत गर्व है मुझे दलितों पर। मुझे बहुत गर्व है। और वो गुजारिश ये कर रही थी कि कोई बहकावे में ना आए। इसका मतलब ये हुआ कि मायावती जान रही हैं कि बहकावे में आ गए दलित, कि इनका वोट बैंक जो है वो हिल चुका है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पिछली बार असेंबली इलेक्शन में और 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में दलितों का एक बड़ा चंक जो मायावती के नाम पे रात के अंधेरे में भी हाथी छाप पे वोट करता था, वो कमल खिला रहा है। तो ये मायावती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम वो जो उनका आधार है, ब्राह्मणों का वोट तो वो तो सब्सिडरी है, मुस्लिम का वोट भी सब वो ऊपर से आएगा, तो उनका वोट बैंक वही है दलित। लेकिन जो उनका प्लेटफॉर्म है, जो दलित वोटर्स हैं, उस प्लेटफॉर्म में ही क्रैक आ गया है। इसलिए आपने सही किया कि प्रबुद्ध वर्ग में वो दलितों की बात कर रही हैं, ब्राह्मणों के साथ दलितों को जोड़ रही हैं और लगातार इस बात को कह रही हैं कि बहकावे में मत आना, बहकावे में मत आना। तो मतलब ये है कि मायावती ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि कई सारी दलित जातियां अब उनके साथ नहीं हैं और इसलिए उनको लुभाने के लिए इस तरह के बयान वो दे रही थी। डॉक्टर साहब, ब्राह्मणों के लिए भी यही कहती नजर आई कि जैसे मेरा दलित वर्ग है वो किसी के बहकावे में नहीं आता, तो ऐसा ही ब्राह्मण करेंगे। और ये भी कहती नजर आई वो कि जो बीजेपी की सरकार में उनके साथ व्यवहार हुआ है उसके बाद वो यही कह रहे हैं कि बसपा की सरकार अच्छी थी, अब हम ब्राह्मणों को सम्मान देंगे, मुस्लिम्स को सम्मान देंगे। इस तरह की तमाम बड़ी बड़ी बातें आज वो ब्राह्मणों के लिए करती नजर बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। ब्राह्मणों को वोट नहीं, जैसे उन्होंने कहा ना कि हमने ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ किया था, जरा ये उनका बताइए वोट क्या चाहिए। क्या किया था? नहीं, उनका तो वोट चाहिए ही। हाँ, सबसे जो पॉइंट इसको नोट करने वाली बात जो पूरे भाषण में मायावती ने कहा, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को वो न्याय दिलवाएंगे। ब्राह्मणों के खिलाफ जितने भी जो इस सरकार ने पूरा जो कुचक्र चलाया है, मैं आऊँगा कि क्या कुछ उनका मतलब क्या है, उसके खिलाफ जैसे ही इनकी सरकार आएगी वो उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। किसके बारे में? मायावती और बीएसपी लगातार इस बात का कैंपेन कर रही हैं कि जो तमाम गुंडों को जो मारा गया है, जिनके इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें कुछ ब्राह्मण भी हैं, इनका ये नैरेटिव है कि इनको ब्राह्मण है इसलिए मार दिया गया। अरे भाई, अतीक अहमद के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, अंसारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? आपको वो ब्राह्मणों के अंदर एक अविश्वास पैदा करना है। आप ये इस बात के ऊपर आप बाकायदा जोर देकर के कह रहे हो कि जो दुबे का इनकाउंटर हुआ वो जो है बाकायदा आपने जानबूझकर ब्राह्मणों को तंग करने के लिए आपने इस तरह से किया, और जब हमारी सरकार आएगी तो हम जांच करवाएंगे, उन अधिकारियों को जेल भिजवाएंगे। मतलब मायावती ने, इसको कहते हैं कि राजनीति में एक, इसको कहते हैं लो, एक बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि जो वाद विवाद राजनीति में जो मुद्दों के ऊपर बातचीत होती है, दिस इज अ न्यू लो। आप सीधे सीधे ये कह रही हैं कि जो गैंगस्टर्स हैं उनके साथ मायावती खड़ी है। दिस इज व्हाट इट मीन्स कि भाई आप ये कह रही है कि भाई तमाम इन लोगों को जो मारा गया है, और सिर्फ ब्राह्मणों को आप सेलेक्ट कर रही हैं। बुलडोजर तो चल रहे थे हर जगह, और ये एक ऐसी बात है, ब्राह्मणों का वोट आए या ना आए, मायावती इस तरह की बातें करके नॉन ब्राह्मण वोटर्स जो हैं उसको बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के पाले में धकेल के पहुंचा रही हैं। और क्योंकि ये जो तमाम तरह के जो गुंडे हैं, वो गुंडे, जैसे ये दुबे का जो मसला था, भाई सबसे ज्यादा हत्याएं उसने किसकी की? ब्राह्मणों की। किसकी जमीन को उसने सबसे ज्यादा छीना? ब्राह्मणों की। नहीं,
तो ये जो अगर उनको उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाता है, अगर पुलिस जो है वो कार्रवाई भी करती भी है, तो पूरा देश, पूरा शहर, पूरा यूपी उसकी मौत के ऊपर तो जश्न मना रहा है। लेकिन आपको वो ट्विस्ट करना है, ये जातिगत राजनीति का एक नया लो है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई अगर आपको ये कहना है कि भाई दो तरह से ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं। एक, आप ये कहें कि योगी सरकार ने कानून को ताक पर रख करके इलीगल एनकाउंटर करवाए हैं, ये तो कह नहीं कस्टोडियल डेथ हुआ है। आप ये कहिए कि भाई कानून का उल्लंघन किया गया है, योगी सरकार ने जो है बकायदा ये कानून की परवाह, कोर्ट की परवाह, संविधान की परवाह, ह्यूमन राइट्स की परवाह किए बगैर आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को खत्म करने का जो है एक अभियान चला दिया। हम वापस आएंगे तो वो तमाम कस्टोडियल डेथ, वो तमाम इलीगल एनकाउंटर, वो तमाम जो जितने भी उसकी जांच करवाए, तब तो बात समझ में आती है। आप कह क्या रही हैं सिर्फ ब्राह्मणों के केस में? भाई क्यों? इससे ब्राह्मण खुश हो जाएंगे? इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। और यही कि चूंकि ब्राह्मणों को कैसे लुभाया जाए, ये सतीश चंद्र मिश्र समझ नहीं पाए। एक मिस्टेक उनसे हो गया जो आज मायावती ने नहीं दोहराया। जब अयोध्या में शुरू हुआ तो सतीश चंद्र मिश्र ने अयोध्या में पैसे का गमन हो रहा है, तो घोटाला हो रहा है, इस तरह की बातें राम मंदिर के ऊपर उठाई उन्होंने। मायावती ने आज वो बातें नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये समझ में आ गया कि अगर राम मंदिर के ऊपर आप सवाल उठाओगे, अभी तो खेल शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब जनसंख्या कानून के ऊपर बातचीत होगी, तब ये क्या बताएंगी? तब ये कैसे डिफेंड किया जाएगा? तो एक कोशिश मायावती की ये रही कि एक तो ब्राह्मण सम्मेलन फेल हो गया, तो आपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर दिया, उसमें दलित आपके साथ हैं ये बताने की कोशिश उन्होंने की, और दूसरा ब्राह्मण आपके साथ नहीं है और इसलिए ब्राह्मणों को जो है आप उनकी भावनाओं को भड़का के कैसे समर्थन लिया जाए, उसकी जुगत में वो कोशिश करती हुई नजर आए। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम बात करें ओवैसी साहब की, तो आज से उनका यूपी का दौरा शुरू हो गया, चुनावी शंखनाद कर दिया। लेकिन आज जब उन्होंने अतीक अहमद की पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल किया, उसके बाद कहते नजर आए कि यूपी में 37% बीजेपी के एमपी, 116 विधायक और जेडीयू के भी तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कैसे देखा जाए, क्यों सफाई देते नजर आ रहे हैं आखिर ये? वो इसलिए, देखिए ओवैसी पढ़े लिखे आदमी हैं और वो जो जहर उगलते हैं अपने बयानों से, वो बड़ा ही कैलकुलेटेड होता है। ये समझ लीजिए, वो कोई मौलवी मौलाना नहीं है जो टीवी बहस पे टोपी लगा के दाढ़ी बढ़ा करके जो आ जाते हैं बकवास करते रहते हैं। ये पढ़े लिखे बड़े ही, जिसको कह सकते हैं कि चतुर राजनीतिज्ञ हैं ये। पहली चीज ये कि अतीक अहमद की पत्नी को उन्होंने अपने साथ लिया, तो आप समझिए कि अतीक अहमद तो भाई कितने साल, 5 बार वो एमएलए रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वो एक धरोहर हैं। अतीक अहमद हो, अंसारी हो, आजम खान हो, इन्हीं लोगों के बदौलत तो मुस्लिम वोट के ऊपर बकायदा पार्टी खुश होती है। समाजवादी पार्टी जो है इन्हीं के बदौलत तो इतना ज्यादा कूद फांद मचाती है। अब अतीक अहमद तो अंदर, पत्नी बाहर, पत्नी आ गई एमआईएम के साथ। भाई समाजवादी पार्टी को आपने जोर का झटका दे दिया। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अतीक अहमद के सारे सपोर्टर्स जो हैं, जहां जहां भी यूपी के अंदर में होंगे, वो वहीं जाएंगे। अब वो जो है वो इनके साथ चले गए। खुदा न खास्ते अंसारी वगैरह कहीं से कोई रिश्तेदार वगैरह को उन्होंने जोड़ लिया, एक और मुसीबत आ जाएगी। अब मुस्लिम युवाओं के बीच और कट्टरपंथियों के बीच ओवैसी पॉपुलर हैं, ये मानना पड़ेगा। वो जो बातें कहते हैं मुसलमानों के दिल तक पहुंच रही है, ये भी मानना पड़ेगा।
वो बात और है कि उनको वोट नहीं मिलता, वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मुसलमान वोट वही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराए। लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि वो कभी जो टीएमसी को वोट दे देती है, कभी आरजेडी को दे देती है, या फिर मुस्लिम वोटर्स जो है वो समाजवादी पार्टी को दे देते हैं, कहीं कहीं कांग्रेस को दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। इत्तेफाक तो वो ओवैसी के विचारों से ही रख रहे हैं, लेकिन वोटिंग उसको कहते हैं टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। ये इस वर्ड को याद रखिए, मुसलमानों के बीच जो है बड़ा ये हिसाब किताब से शब्द का इस्तेमाल होता है, टैक्टिकल वोटिंग, है कि नहीं? ये टैक्टिकल वोटिंग करना है, टैक्टिकल वोटिंग। तो ये टैक्टिकल वोटिंग की वजह से, लेकिन आपने जो सवाल किया कि भाई अतीक अहमद की पत्नी को आपने पार्टी में शामिल किया और आंकड़ा लेकर के खड़े हो गए। वो क्यों खड़े हो गए? उन्हें पता है अब सवाल उठेंगे कि कोई आदमी सवाल ना उठाए कि तुमने गुंडे का जो है आप तो पहले से डिफेंस मैकेनिज्म इनका तैयार है कि भाई सारे जो अपराधित किस्म के जो लोग हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, हमारे में एक आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये जिसको कह सकते हैं दो धारी तलवार, इसलिए कहते हैं बहुत ही स्मार्ट मूव वो करते हैं। वो तो अलग बात है कि भाई मुसलमान जो है वो टैक्टिकल वोटिंग के चक्कर में फंसा हुआ है, इसलिए इनका जो नेशनल रुतबा जो है वो नहीं उठ पा रहा है। लेकिन जहाँ कहीं भी, मैं आपको एक और गूढ़ बात बता दूं, यूपी में बिहार की तरह ही ओवैसी कुछ कमाल दिखाएंगे कुछ सेक्शंस में। बिहार में जो पैटर्न रहा है कि उन्होंने 6 सीटें जीत ली। कहाँ कहाँ जीती उन्होंने? तो पूर्वांचल के इलाकों में, सीमांचल उसको कहते हैं, सीमांचल जो बंगाल, बांग्लादेश से सटा हुआ बिहार का जो इलाका है, वहाँ पे जो किशनगंज है, पूर्णिया है, इस तरह का जो इलाका है, वो वहाँ पे 76-78% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत में वहाँ जीत नहीं सकती, तो वहाँ पे ये जीत गए। और जो बाकी हिंदू भी है उसमें बहुत सारा जनसंख्या जो है वो यादवों की है। तो वहां पे बीजेपी को ही वोट हराने के लिए वोटिंग करना है, वो स्थिति नहीं होती। वहां सबको मालूम है जीतेगा वही जो मुस्लिम होंगे। बीजेपी को हराने के लिए उस तरह के पॉपुलेशन, जब डेमोग्राफी इस तरह का हो, वहां पे टैक्टिकल वोटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। और जहां पे टैक्टिकल वोटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, वहां अगर ओवैसी है तो वो जीत जाएंगे, तो वो फट से जीत जाते हैं। क्या सारे मुस्लिम जो है वो, यूपी में भी ऐसी बहुत जगह हैं। यूपी में भी इस तरह के बहुत सारे कंस्टिट्यूंसीज हैं जहां पे 75% से ज्यादा वोटर्स जो है उस कंस्टिट्यूंसी में मुसलमान हैं। उसको अगर ओवैसी टारगेट करेंगे, उन जगहों पे भी वो चुनाव जीतने में बाकायदा सफल होंगे। ये मेरा अनुमान है। इसलिए उन्होंने आज कहा कि वो 100 सीटों पे लड़ेंगे और जीतेंगे, वैसे जीतने के का दावा तो मायावती हर कोई करता है, ये तो उनका ये है। लेकिन मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जिन जगहों पे 75% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और ओवैसी का वहाँ पे कैंडिडेट अगर हैं, तो ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये जो समाजवादी पार्टी है या फिर कोई और है, इन लोगों को उन जगहों पे मुस्लिम वोट पाने में काफ़ी दिक्कत होगी। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो जहां उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं और बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी में शामिल कर ओवैसी ने अयोध्या से अपनी पार्टी का चुनावी शंखनाद किया, तो वहीं मायावती सूबे में फिर से सरकार बनाने के ख्वाब पाले बैठी हैं। इतना ही नहीं, मायावती तो सूबे में सरकार बनाने के बाद बीजेपी के कृषि कानून भी वापस लेंगी और ब्राह्मणों को भी सम्मान देंगी। और तो और वो मोहन भागवत से ये भी पूछ रही हैं कि जब हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं, तो RSS और बीजेपी मुसलमानों के साथ दूसरा रवैया क्यों अपना रही है। यानी अचानक से अब मायावती को ये सब कुछ याद आ गया। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।